आज हम 7th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर 1 का लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर 1 में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन पढ़ा, उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा। हमने ओरल कैविटी के बारे में पढ़ा, एसोफेगस के बारे में पढ़ा, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा। अब आज के लेक्चर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है तब उसके नतीजे में क्या क्या बीमारियां का होती हैं। तो दिस इज टुडेज टॉपिक, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम या निज़ाम की खराबियां। सम कॉमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स आर डायरिया, हार्टबर्न यानी सीने में जो जलन होती है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, अल्सर एंड गैस्ट्रोएंटेराइटिस। बट हमारे कोर्स में सिर्फ दो डिजीज को डिटरमाइन किया, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। सो वी वुड स्टार्ट विद डायरिया। डायरिया इज पासिंग सेमी लिक्विड फीसिस। ये डायरिया की डेफिनेशन है। व्हाट इज डायरिया? डायरिया इज पासिंग सेमी लिक्विड फीसिस, यानी जब कोई ह्यूमन सेमी लिक्विड फीसिस एक्सप्रेस कर रहा है तो इसका मतलब है ही इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया। एक नॉर्मल ह्यूमन में जो फीसिस होती हैं वो सॉलिड होती हैं, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। बट जब सॉलिड की बजाय सेमी लिक्विड फीसिस एक्सप्रेस होना शुरू हो जाए तो दैट मींस ही इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया। इट मे बी काज्ड बाय एन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के नतीजे में भी हो सकता है। हम इसके काजेस पढ़ने हैं तो सबसे पहला जो काज ने पढ़ा है वो है इन्फेक्शन, कि ये किसी इन्फेक्शन के नतीजे में भी हो सकता है। वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। उसके अलावा ये ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड कैन बी अ रीजन। अगर हम खराब खाना खाते हैं, कोई ऐसा खाना जो एक्सपायर है या उसमें कोई और प्रॉब्लम है, तो उसके नतीजे में भी हमें डायरिया हो सकता है। रिएक्शन टू सम मेडिसिन, अगर हम कभी कोई मेडिसिन यूज करते हैं और उसका कोई साइड इफेक्ट हो जाता है तो उसके नतीजे में भी हमें डायरिया हो सकता है। और चौथा रीजन जो है वो है एंग्जाइटी और एक्साइटमेंट। जब इंसान एंग्जाइटी से सफर पैदा होता है, उसे किसी चीज की बहुत ज्यादा परेशानी होती है या किसी चीज की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, तो उसके नतीजे में भी उसे डायरिया हो सकता है। नाउ वी मूव टू सिम्टम्स, कि डायरिया के नतीजे में क्या अलामात शो होती है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायरिया आर एब्डोमिनल पेन, यानी पेट की दर्द, वो एक बहुत अहम अलामत है डायरिया की। क्रैम्पिंग, जो पेट के मसल्स हैं उनमें क्रैम्प हो जाना। ब्लोटिंग यानी फूल जाना। नौजिया यानी कि मतली होना, कै आना, वॉमिटिंग होना, उसे नौजिया कहते हैं। लूज मोशंस, फीवर यानी बुखार, एंड ब्लडी स्टूल्स यानी फीसिस के साथ खून का आना, ये तमाम अलामत हैं डायरिया की। सिम्टम्स के बाद हम पढ़ेंगे हार्म्स, कि डायरिया से हमें क्या हार्म्स हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं डायरिया। अब होता यह है कि डायरिया के केस में जो वाटर होता है वो रिएब्जॉर्ब नहीं होता हमारी बॉडी में। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब हमारी फीसिस एक्सपेल होनी होती है तो लार्ज इंटेस्टाइन में हम फीसिस में से जो अजाफी पानी होता है उसे रिएब्जॉर्ब कर देते हैं, दोबारा से जज्ब कर देते हैं बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से फीसिस सख्त होती है और फिर उन्हें एक्सपेल कर दिया जाता है। लेकिन डायरिया के केसेस में वो पानी रिएब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, वो पानी फीसिस के अंदर ही रहता है। इसी वजह से फीसिस सेमी लिक्विड होती है, पतली होती है फीसिस। तो वो पानी जो जाया हो रहा है एक दफा फीसिस एक्सपेल होने के साथ, उसकी वजह से बॉडी को डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। और अगर वो काम इसी तरह से जारी रहे, अगर डायरिया का इलाज ना हो और जिस समय पानी की कमी होती रहे, तो अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। यानी कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी से इंसान की डेथ हो सकती है अगर डिहाइड्रेशन काम जारी रहे, पानी जाया होता रहे। तो ट्रीटमेंट क्या है डायरिया का? डॉक्टर्स डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स सजेस्ट करते हैं और उनके यूज से आमतौर पर डायरिया चंद वीक्स के अंदर ठीक हो जाता है। बट व्हाट आर द प्रिवेंशंस फॉर डायरिया, हम किन तरीकों से डायरिया से बच सकते हैं? एक तो यह है कि ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विद सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। टॉयलेट यूज करने के बाद हमेशा अपने हाथ साबुन से साफ किए।
दूसरा ये है वॉश ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग एंड कुकिंग। आप कोई भी फल है या कोई भी सब्जी है उसे खाने या पकाने से पहले अच्छी तरह से धो लें ताकि उस पर जो बैक्टीरिया है वो धुल जाए और आपको साफ वेजिटेबल फ्रूट्स खाने को मिले। और थर्ड पे मेंशन है डोंट ईट अनकुक्ड मीट एंड एग्स। कच्चा गोश्त और अंडे ना खाएं बिकॉज कच्चे गोश्त में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं और वो बहुत सीवियर फूड पॉइजनिंग और डायरिया काज कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा गोश्त और अंडे पका के खाने चाहिए। और डायरिया के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप डायरिया से सफाई कर रहे हैं तो आपको चाहिए बहुत ज़्यादा पानी या दूसरे फ्रूट्स पिए। कोई भी ड्रिंक या पानी आप पीते रहें रेगुलरली बिकॉज आपके बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो रहा है जब भी आप डिसीज एक्सपेल कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो, आपको पानी की कमी ना हो, तो आपको रेगुलरली वाटर लेना पड़ेगा। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट डिजीज जो हमें पढ़नी है वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। So the definition of constipation is a painful or difficult passing of feces। यानी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज वो कंडीशन है जिसमें feces बहुत मुश्किल से पास होती हैं बॉडी से और बहुत ज्यादा दर्द होती है जब feces एक्सपेल की जाती है। During the period of constipation, some person may expel feces 3 times or less than 3 times in a week। यानी कॉन्स्टिपेशन के कई पेशेंट्स तो ऐसे होते हैं जो एक हफ्ते में 3 दफा या 3 से भी कम दफा feces एक्सपेल करते हैं। इट इज अ वेरी कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये बहुत आम निजाम की बीमारी है, कब्ज बहुत ज्यादा आम है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स। कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं? तो सिम्टम्स इसके यही है कि feces एक्सपेल नहीं होती, बहुत कम एक्सपेल होती है, जैसे मैंने बताया कि हफ्ते में 3 दफा, इतना कम हो जाता है। और जब feces एक्सपेल होती है तो तब हमें पेन होती है। अब सिम्टम्स के बाद नेक्स्ट हमने पढ़ते हैं इसके काजेस, इसकी वजूहात क्या है, किस वजह से होती है हमें कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन इज कास्ड बाय टेकिंग फूड लो इन फाइबर। ऐसी खुराक खाने से जिसमें रेशादार मात्रा बहुत कम हो, उससे हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो जाती है। दूसरी रीजन है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी यानी जिस्मानी सरगर्मियों की कमी। जिस्मानी सरगर्मियाँ मतलब चलना फिरना, भाग दौड़, कोई खेल वगैरह अगर खेलते हैं हम तो ये सारी जिस्मानी सरगर्मियों में आते हैं। तो जिस्मानी सरगर्मियाँ जब कम हो जाती हैं, जब हम आजकल जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसमें हमारी लाइफ में भाग दौड़ बहुत कम हो गई है, ज़्यादातर काम बैठ के होते हैं, तो उस वजह से फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो उस वजह से कॉन्स्टिपेशन काफ़ी आम हो चुकी है। नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, पानी कम पीने से भी कॉन्स्टिपेशन होती है बिकॉज जब पानी कम होगा तो feces बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगी और उनको एक्सपेल करना मुश्किल हो जाएगा, तो उस वजह से पानी की कमी से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। एंड फर्स्ट रीजन है डिले इन गोइंग टू वॉशरूम। जब आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हो रही हो और आप उस ज़रूरत को रोकते रहें तो उससे भी ज़्यादा ऐसे तक रोकने से फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। अब हम प्रिवेंशन पढ़ेंगे कॉन्स्टिपेशन की, क्या कैसे कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अडॉप्टिंग अ प्रॉपर लाइफस्टाइल, यानी एक बाकायदा तरीके जिंदगी अपनाएं, अपना एक रेगुलर स्लीप स्केड्यूल बनाएं, एक रेगुलर ईटिंग का स्केड्यूल बनाएं और उसके मुताबिक अपनी बाकायदा जिंदगी को चलाएं तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। दूसरा एक प्रिवेंशन है टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, बाकायदा रोजाना एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। ईटिंग लॉट ऑफ फाइबर फूड, बहुत ज़्यादा रेशादार ग़िज़ा खाएं, यानी ऐसी ग़िज़ा खाएं जिसमें रेशे मौजूद हो, और वो होती हैं फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, और सीरियल्स होते हैं यानी अनाज होते हैं। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी पिए, एटलीस्ट 8 ग्लासेस अ डे, यानी 8 ग्लास कम से कम पिए डेली। और आजकल तो जो हमारा गर्म मौसम है तो आपको चाहिए कि इससे भी ज़्यादा पानी पिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। गोइंग टू वॉशरूम व्हेन वी हैव द अर्ज, जब हमें वॉशरूम में जाने की हाजत महसूस हो तो हम चले जाएं, उसे रोकें ना। नाउ वी विल स्टडी द रोल ऑफ फाइबर इन डाइजेस्टिव सिस्टम,
कि जो रेशे होते हैं गजाई, उनका हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या किरदार होता है। ये जो डाइटरी फाइबर हैं यानी गजाई रेशे हैं, ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते। हम जैसे इन्हें फूड में लेते हैं ये वैसे ही हमारी बॉडी से एक्सपेल हो जाते हैं। तो फिर इनका रोल क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम में, हम क्यों कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इनको अपनी खुराक में लें। उसकी रीज़न ये है कि डाइटरी फाइबर्स होल्ड वाटर इन इट। ये जो फाइबर्स होते हैं ये अपने अंदर पानी को जज्ब कर लेते हैं एंड मॉइस्चर्स द फीसिस इन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं तो ये वहाँ पे फीसिस को नरम करते हैं, तो दे कैन इजीली पास आउट ऑफ द बॉडी। तो जब वो नरम होगी फीसिस तो बॉडी से इजीली निकल जाएगी। वी कैन कीप आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी बाय टेकिंग फूड अबंडेंट इन डाइटरी फाइबर्स। तो हम ज़्यादा गजाई रेशे वाली खुराक खा के अपने जिस्म को हम हेल्दी रख सकते हैं, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल करेक्टली वर्किंग में रख सकते हैं। और ज़्यादा डाइटरी फाइबर्स वाली खुराक होती है सीरियल्स यानी अनाज में, फॉर एग्जाम्पल गंदम, मकई वगैरह। और ये फलों में पाई जाती है यानी फ्रूट्स में पाई जाती है, जैसा कि नाशपाती, अमरूद और अंगूर, सेब, माल्टा वगैरह। और ये वेजिटेबल्स में पाई जाती है, जैसा कि मस्टर्ड हो गया यानी साग, कुकुम्बर यानी कि खीरा। तो इन तमाम खुराक के अंदर डाइटरी फाइबर की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है, तो हमें ये अपने फूड में लेने चाहिए ताकि हमें कॉन्स्टिपेशन और दीगर डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर से बच सकें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन को डिटेल में पढ़ा, हमने उनके काजेस पढ़े, हमने उनके सिम्टम्स पढ़े, फिर उनकी प्रिवेंशन पढ़ी, उनका ट्रीटमेंट पढ़ा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए